Hello dear ones, most welcome. In this video we will be discussed about the sexual reproduction in flowering plants. आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को लेकर के और इसके बारे में हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स फुल लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को लेकर के आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें बहुत सारे हमारे कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसी में समझ जाते हैं। मतलब आप कहिए कि होल चैप्टर या टोटल आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है इस मात्र एक वीडियो में, इसके लाइफ साइकिल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्यों होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर भी ब्रीफली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जहाँ पर भी ये पॉइंट आएंगे हम वहाँ पर बता देंगे। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल जो होगा, जो जीवन चक्र चलेगा पुष्पी पादपों में, वो किस प्रकार से है। जीवन चक्र का मतलब होता है अपनी क्रमागति स्टेप को बार बार दोहराना, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को लेकर के, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। आप इसमें कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से कर देते हैं। ये आपका क्या है, ये स्पोरोफाइट है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट कह सकते हैं या स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इसको हम अब प्लांट भी लिख सकते हैं और स्पोरोफाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पोरोफाइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्पोरोफाइट है, इसमें आप देख रहे हैं ये फ्लावर दिया गया है और इसमें बाइसेक्सुलेट फ्लावर है। ये मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टमेन कहते हैं, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और ये एंड्रोसियम जो होता है या स्टमेन जो होता है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, इसको करेक्टिव कहते हैं, इसको पोलन सैक कहते हैं, और इसके अंदर भरा हुआ जो होता है उसके हम पोलन ग्रेन मदर सेल कहेंगे। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम काट कर देखें या टीएस देखें, यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टीएस ऑफ स्टमेन। क्या बोलते हैं, टीएस ऑफ स्टमेन मीन्स जो हमारा पुंकेसर है उसकी अनुप्रस्थ काट है। तो अगर हम बात करें कि काटने पर कैसा दिखेगा, तो ये अभी इमेच्योर है, अपरिपक्व है। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा सेल स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम पहले से ही बना लिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर छोड़ के रखा है ताकि आप लोग ये भी सीख जाएं कि इस डायग्राम को बनाना कैसे है। तो इसलिए यहाँ पर आप वीडियो में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी करके कुछ चीज़ों को स्किप कर जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखें और पूरा देखें, स्किप करके मत देखें। तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारी सेल होंगी ये इस प्रकार से भरी होती हैं। अभी इसमें कहीं पर भी डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं दिख रहा होगा कि टिश्यू बटना शुरू हो गए। आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा हुआ है कि इससे किस प्रकार से परागकण बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन सब चीज़ों को बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरह से डायग्राम भी हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने या आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं आता है तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसमें क्या किया गया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाई गई थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की गई थी, जिससे जो आगे चल करके विभाजन करके क्या कर रही थी, बहुत सारा सेल डिफ्रेंशिएट कर रही थी। तो इसमें हम यहाँ पर पूरा तो नहीं बनाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए इतना बचा हुआ तो थोड़ा सा और भर देते हैं। ये सेल इस तरह से आपको पेपर में परीक्षा में बनाते जाना है, भर देना है। ये दिखा रहा है कि अभी इसमें पोलन ग्रेन मदर सेल आपको दिख रही हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल दिख रही हैं, मतलब अभी परागकण नहीं बना हुआ है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो मदर सेल होती हैं वो 2n फॉर्म में होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन सा चल रहा है, 2n चल रहा है, 2n।
2n का मतलब होता है गुणसूत्र भी द्विगुणित हैं। तो जब हम आगे देखेंगे इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, यानी जो विभाजन कराती है, फिर आगे चल करके ये मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद में आप सभी जानते हैं कि जो हम देखते हैं कि जो मैच्योर स्टैमेन होता है, टीएस ऑफ स्टैमेन होता है, तो इसमें कई परतें हो जाती हैं, जैसे एपिडर्मिस हो गया और एंडोथेसियम हो गया, मिडिल मेम्ब्रेन हो गया, टेपिटम हो गया, और उसके अंदर क्या भरा होता है, पोलन ग्रेन भरा होता है। तो देखेंगे किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनता है। तो यहाँ पर एक सेल को निकाल लिया गया है, यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, ये देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है, मदर सेल तो है, लेकिन किसका मदर सेल है, किसका मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मातृ कोशिका है किसके, लघु बीजाणु की मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। अब यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें देखेंगे यहाँ पर एक कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो संरचना दिख रहा है, टेट्राड दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर भी 2n था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, n शुरू हो गया। क्या हुआ, n हो गया। n का मतलब अब गुणसूत्र क्या हो गए, अब यहाँ पर गुणसूत्र देखेंगे अगुणित हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देंगे कि उस लाइन के उस ओर, लाइन के उस तरफ क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो वहां पे हमने भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख देते हैं, और इस तरफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि ये 2n है क्या या n है, तो अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये टेट्राड है, क्या है, टेट्राड है, और ये अब पोलन ग्रेन बन गया है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, तो पोलन ग्रेन एक हमने देखा, यहाँ पर आप 3 देख रहे होंगे, एक पीछे है, तो टेट्राड कहा गया है। यहाँ पर एक पोलन ग्रेन आप देख रहे हैं, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, और ये इसमें n गुणसूत्रों की संख्या n है। ये आपका वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है, ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, ये एक्साइन लेयर है, ये एंटाइन लेयर है। तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें भी देख लेते हैं n2n कहाँ तक चलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस्टिल कहते हैं। क्या कहेंगे, पेस्टिल कहते हैं। पेस्टिल को हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी में देखा गया कि यहाँ पर देख रहे हैं, ओवरी में जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, मेगा स्पोर मदर सेल कहे हैं। क्या कहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल है ये। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 केंद्रक बन गए हैं। जब 4 केंद्रक बने तो 4 कोशिकाएं बन गई हैं। और यहाँ पर अभी गुणसूत्र कितना था, 2n था, और यहाँ पर n हो गया। मतलब ये लाइन कहाँ से आएगी, ये लाइन यहाँ पर मुड़ जाएगी, और अभी ये n चल रहा है। क्या चल रहा है, n चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि हम पॉलिनेशन करवाएं, फिर फर्टिलाइजेशन इसी में करवा दें, तो ये लाइन नीचे चली आएगी, क्योंकि ये 2n शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। हम लोगों ने इसमें परागकण बना लिया था, और यहाँ पर हमने क्या करा, देखो 4 कोशिकाएं हो गई, 4 कोशिकाएं हो गई। तो इसमें से 3 क्या हो गई, 3 क्या हो गई, डीजेनरेटिव हो गई। 3 कोशिकाएं क्या हो गई, डीजेनरेटिव हो गई। डीजेनरेटिव का मतलब ये है कि ये रिप्रोडक्शन में अब भाग नहीं लेंगी, निष्क्रिय हो गई। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल कहते हैं, नॉन फंक्शनल सेल कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या फंक्शनल, क्या कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। आगे चल करके देखेंगे यहाँ पर इसने क्या करा, अब केंद्रक का यहाँ पर जितना भी विभाजन होगा सब समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि गुणसूत्र ऑलरेडी n में आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो गुणसूत्रों की संख्या n/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक केंद्रक बना, 2 केंद्रक बना, फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक केंद्रक बना, इसको बड़ा कर दिया गया, बड़ा हो गया, 2 बन गए, 4 बन गए। 4 का 2 गुना करा जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो इसको अगले स्टेप के लिए
क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएंगे और ये व्यवस्थित हो जाएंगे ऐसे। 3 कोशिकाएं यहां पर हो गई, 3 केंद्रक। और चलिए इसमें हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं ऐसे ही, 4 ऊपर और 2 का 2 गुना 4, कितना हो गया, 8 हो गए। अब देखो यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोर, मेगा। अब यहां पर देखो मदर सेल नहीं लगेगा, मेगा स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर कहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्या कहा था, पोलन ग्रेन कहा था। क्या कहा था, पोलन ग्रेन कहा था। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, माइक्रोस्पोर कहा। क्या कहा, माइक्रोस्पोर कहा। तो माइक्रोस्पोर बन गया। अब यहां पर देखेंगे माइक्रोस्पोर स्पोर तक हम लोगों ने सीखा था। तो यहां पर अब 8 केंद्रक वाली कोशिका बन गई। अब ये कोशिका क्या, ये जो कोशिकाएं हैं जो केंद्रक है, ये क्या करेंगे, 3 ऊपर जाएंगे। देखो 3 यहां पर आ गए, हमने इसके अंदर दिखा दिया है। ये सारा का सारा काम इसी के अंदर हो रहा था। तो 3 कोशिकाएं ऊपर चली आई केंद्रक, और यहाँ पर देखो 3 केंद्रक जो थे वो नीचे चले गए, 2 केंद्रक बच गए, 2 बीच में रह गए। बीच वाली कोशिका में जो थे 2 केंद्रक रह गए। अब हम बात करते हैं इनका क्या क्या नाम होगा। तो इसका तो स्टिग्मा होता है, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ये कौन सी कोशिकाएं होंगी, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। कौन सा बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहाँ पर ये पोलर दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिकाएं बोलेंगे। पोलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। उसके बाद में ये यहाँ पर जो सेल दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग सेल बोलते हैं। और ये दोनों कोशिकाओं को क्या कहेंगे, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, सिनर्जिड। क्या कहेंगे, सिनर्जिड सेल्स कहेंगे। सिनर्जिड सेल्स कहेंगे, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और इन्हीं के पास में यहाँ पर पैपिली होता है, जिससे क्या होगा, ये परागकण की जो ट्यूब बनेगी उसी से परागकण यहाँ पर जो है एक सेल से मिलने के लिए एंट्री लेता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ का जो परागकण है मैच्योर हो गया। परागकण के मैच्योर हो जाने पर क्या होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे परागकण के कौन कौन से हिस्से हैं, परागकण का कौन सा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते थे, एक्साइन कहते थे। क्या कहते थे, एक्साइन कहते थे। जो आप सभी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ये रेजिस्टेंट है किसके लिए, एसिड एंड बेस और तापमान के लिए। यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी एसिड और बेस नहीं बना है जो इसको क्या करे, इसकी रेजिस्टेंसी को नष्ट कर सके। यानी कि जो सैकराइड पॉलीसैकराइड का बना होता है उसका नाम होता है स्पोरोपोलैनिन। क्या बना होता है, स्पोरोपोलैनिन। अब यहाँ पर दूसरी जो परत होती है इसका नाम होता है इंटाइन। क्या नाम होता है, इंटाइन नाम होता है। तो यहाँ पर जो इंटाइन बना होगा ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये वाला न्यूक्लियस जो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और ये दोनों जो न्यूक्लियस होंगे ये जेनरेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, जेनरेटिव होते हैं। जेनरेटिव सेल्स होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्या करेंगे, यही रिप्रोडक्शन में भागीदारी निभाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमने बना दिया कि अब ये आया और ये इसके ऊपर गिर गया। अब इसके ऊपर जब गिरा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड अगर वीडियो आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 के नाम से बायोलॉजी क्लास 12 पढ़ा हुआ है, उसमें आप जा करके कक्षा 12 के जो है वीडियो मिल जाएंगी, वहां पर आप वीडियो देखिए, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो क्या करता है, ट्यूब तो बनाएगा, ट्यूब बनेगी
और वो जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ आएगा और बाकी के जो 2 न्यूक्लियस होंगे वो पीछे पीछे आएंगे। यहाँ पर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस हो गया। अब आएंगे तो यहाँ पर इनको कहीं गेट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे फिलीफॉर्म पेपली दिख गई हैं वहीं पर क्या होगा, ये वहीं पर इनको आके अंदर की ओर प्रवेश करेंगी और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये बताएंगी, वेलकम करेंगी कि आपका टारगेट ये देखो यहाँ पर है। अब हम बात करेंगे जब एक मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होगा या न्यूक्लियस जो होगा इस एक सेल से मिलेगा तो n इसका और n इसका बनेगा क्या, 2n बनेगा। क्या बनेगा, 2n बनेगा। अब देखो यहाँ पर भैया 2n हो गया तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन क्या करेगी, यहीं से आ जाएगी और ये लाइन जाएगी इसके ऊपर होते हुए। देखो अब इसको कर दिया अलग, तो यहां से इस लाइन के अंदर जितना भी भाग दिख रहा है उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, ये वाला हिस्सा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। पहले ही लिख दिया था। तो एन फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, और 2n फॉर्म को कहते हैं स्पोरोफाइट। आवृत बीजी पौधों में 2n फेज काफी लंबी होती है और गैमेटोफाइट छोटी होती है। तो देखो यहाँ पर इससे बनेगा गैमेट। क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। और गैमेट आगे चल के भ्रूण बनेगा। लेकिन जब इससे एक मेल गैमेट मिलेगा इन दोनों से तो बनेगा 3n। क्या बनेगा, 3n। गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित हो गई और इससे क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। क्या बनेगा, इंडोस्पर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये अगुणित होता है, एन फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश, भ्रूणपोष और जो है जाइगोट के बारे में आप जान चुके होंगे। अब देखो निषेचन हो गया। निषेचन हो गया। निषेचन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टू ईच अदर, मतलब संलयन कर लें एक दूसरे के साथ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब देखो यहाँ पर ये एम्ब्रियो ये जाइगोट जो था इसने सेल डिवीजन करा, इसने सेल डिवीजन कर लिया और किस में बदल गया, एम्ब्रियो में बदल गया। किस में बदल गया, एम्ब्रियो में बदल गया, भ्रूण बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब भ्रूण बन गया। अब ये भ्रूण क्या करेगा, आगे चल के अगली वाली पीढ़ी में ये अंकुरित होगा। अंकुरित का मतलब अब ये नए पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, नए पौधे का निर्माण करेगा। आप देख सकते हैं ये जर्मिनेटेड सीड है, जर्मिनेटेड सीड है। तो इस प्रकार देखिए एक पीढ़ी पूरी हो गई, फिर से ये साइकिल चलेगा। तो इसीलिए इसको ये बार बार दोहराता रहता है, इसीलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप अपनी राय जरूर दें। तो जो भी आप इस प्रकार से कक्षा 12 का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन अगर रखते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, कक्षा 10 में हो, कक्षा 11 में हो, कक्षा 9 में हो, कक्षा 12 में हो, किसी भी क्लास का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आता है तो अपना कमेंट जो है जरूर डालें, उसका आंसर बहुत ही जल्द देने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।